ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट कर रहा था अपन, ठीक है। लास्ट क्लास थोड़ा सा टाइम काफी दिन हो गया, बोल के मैं रिकॉल कर लेता फटाफट अपन। ग्लोबलाइजेशन जो था उसका मेन रीजन क्या था पढ़ने का, रुको तो थोड़ी बाद में बता दो, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था मेन, कि क्या ये सारे कंट्रीज को इंटरग्रेट कर रहा है। अभी तक अपने को जो ग्लोबलाइजेशन वर्ड अपन पढ़ा था, अपने को क्या लगा था कि आपस में अगर सब लोग ट्रेड कर रहे हैं तो वो ग्लोबलाइजेशन था। बट अपने समझ में क्या है कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग थोड़ा सा उससे बियॉन्ड है। उससे बियॉन्ड क्या समझ में आया कि अपन सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहा है, अपना प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, सारे कंट्रीज में बन रहा है। भैया जहां अपने को सस्ता मिल रहा है सामान, अच्छा क्वालिटी का मिल रहा है, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज मिल रहा है, उस हिसाब से अपन सामान बना रहे हैं। उससे कंपनीज को फायदा क्या है, एक तो सामान क्या अच्छा क्वालिटी का बन रहा है, सस्ता भी बन रहा है, उसको मार्केट भी बहुत बड़ा बन गया है। तो जो अगर इंडिया में कोई सामान बन रहा है तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के क्राउड को भी अट्रैक्ट करेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और इसका मेन आने का रीजन क्या था, एमएनसीज, याद है आपको, मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। वो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन चारों कौन है रख लिया अपना, ठीक है। जहां सस्ता मिला, जहां अच्छा मिला, उस हिसाब से प्रोडक्शन किया उन्होंने, और फिर उसकी वजह से उनको क्या, ग्लोबल मार्केट उनको मिल गया, ठीक है। दैट वाज द बेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। किस तरीके से इंडिया को इंपैक्ट करता है, कैसे ये आगे फॉरवर्ड तरीके से अच्छा है या खराब है, उसको अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फटाफट एक बार रिकॉल कर लेता। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग ऐसे तो अपन लास्ट क्लास में देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज वाला पार्ट, बट वो थोड़ा सा बाद में करता है अपन, ठीक है। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ, इट इज अ प्रोडक्शन अक्रॉस व्हाट, डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो आपस में कनेक्शन कैसे हो पाता है, आज तक आपस में कनेक्शन कैसे हुआ, बाय ट्रेड। कि मेरे को लगा कि मैं कुछ सामान चाइना से खरीदूं, चाइना वहां से कुछ बेचे, इसके थ्रू क्या हो रहा है, ट्रेड। ट्रेड की वजह से क्या हुआ, आज तक इंटरकनेक्टिविटी हुआ है, ठीक है। द होल सीन चेंज बाय द इमर्जेंस ऑफ व्हाट, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ठीक है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का मतलब क्या है, एक कंपनी जो कि ओन एंड कंट्रोल करता है प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, ठीक है। ऐसा कोई कंपनी जो एक से ज्यादा जगह में प्रोडक्शन भी करेगा और क्या करता है, कंट्रोल भी करता है। ऐसा नहीं कि बस वो प्रोडक्शन छोड़ दिया किसी के पास, ऐसा नहीं, वो कंट्रोल भी किसके पास रख के रखा है, अपने पास है। तो दोनों वर्ड आना चाहिए आपको, क्या क्या, who owns and what controls production in more than one nations. MNCs set up offices and factories for production in regions where they can get what, cheap labor and other resources. इस पूरे पैराग्राफ में आपको स्मार्टली पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन के पूरे पार्ट में एमएनसी वाला वर्ड पहला आया आपका दिमाग में। एमएनसी में चार मेन वर्ड इसमें लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है, नंबर वन, ओन करता है, कंट्रोल करता है, प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। नंबर टू क्या है, इसके फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप है, पता ही आपको, लैंग्वेज में आ रहा है आपका। और कहाँ पे सेटअप करते हैं, जहां पे अपने को क्या मिलता है, चीप लेबर मिलता है, बाकी रिसोर्सेज भी मिल जाता है। यहाँ पे चीप लेबर था, बट फिर भी इंडिया में बहुत साल तक इन्वेस्ट नहीं किया लोगों ने, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज उतने फेवरेबल नहीं थे। जब गवर्नमेंट पॉलिसीज भी फेवरेबल हो गए, इनवाइट करने लगे आप लोग, फेवरेबल कर दिया उनके लिए, चीप लेबर तो अपने पास में था ही था, तो इंडिया में धूप धाप के क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ने। समझ में आया आपको, ठीक है, क्लियर है। तो चार पार्ट, एमएनसी वाला पार्ट है वो याद करके तो जाना ही यहाँ से, बार बार टाइम तो है नहीं अपने पास में। कैसे बोलेगा अपन, कंपनी, ठीक है, विच ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, बिना देखे ट्राई करो, ठीक है, विच ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, और अपने ऑफिस वगैरह सेटअप करता है कहाँ पे, जहाँ पे उनको चीप लेबर मिल सके और अदर रिसोर्सेज मिल सके। दिमाग में सेट हुआ। ग्लोबलाइजेशन का मेन रीजन क्या था, ट्रेड। ट्रेड को कौन बढ़ाया, एमएनसीज। एमएनसीज का क्या डेफिनेशन है, दिमाग में सेट हो गया प्रॉपर्ली, ठीक है। दैट मींस इफ प्रोडक्शन इज मेड अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, उसका मेन रीजन था ग्लोबलाइजेशन आने का। आने का समझ में आ रहा है, इसको किसने बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, वो हम लोग आगे जाके करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन कोई भी जगह में अपन क्यों प्रोड्यूस करें, फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक एमएनसी का कंपनी है, यू हैव अ बिग कंपनी, ठीक है, आपको प्रोडक्शन करना है, तो आप कहाँ कहाँ करोगे, सबसे पहले क्या है, सबसे जरूरी चीज क्या है, लेबर चाहिए अपने को, ठीक है। नंबर टू क्या है, सही कॉस्ट में होना चाहिए, कैपिटल तो चाहिए अपने को, कैपिटल तो कंपनी के ऊपर है। कोई भी कंट्री में तुम अगर इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, वहां पे प्रोडक्शन कर रहा है, तो मेन रीजन क्या होगा, एक तो या तो अवेलेबल हो लेबर, ठीक है। नंबर टू क्या, कॉस्ट वगैरह, जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट वगैरह वो क्या हो, कम हो, एंड योर गवर्नमेंट पॉलिसीज आर व्हाट, फेवरेबल, ठीक है। इफ यू नीड अ प्रॉपर आंसर, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, बेसिक फैक्टर्स ऑफ व्हिच एमएनसीज सेट अप द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। क्या क्या देखो, क्लोजनेस ऑफ द प्लेस ऑफ मार्केट, मतलब कितना क्लोज है आपका मार्केट से, ठीक है। नंबर टू क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट लो कॉस्ट। नंबर थ्री, अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है। नंबर फोर, गवर्नमेंट के फेवरेबल पॉलिसीज है। तो वो हो गया अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से याद करना, ये हो गया स्ट्रक्चर्ड तरीके से याद करना। जितना सामने है अब मार्केट से, उतना आपके लिए अच्छा है। सामानों का कॉस्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आपको लो कॉस्ट में मिलना चाहिए। और लास्ट में क्या, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होने चाहिए,
फेवरेबल। ठीक है, 4 पॉइंट दिमाग में है या कुछ? पहले एमएनसी वाला डेफिनेशन देखो, चैप्टर को पूरा स्टोरी लाइनअप से करो। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन का मेन टर्म, उसका मेन रीजन क्या था? ट्रेड। ट्रेड का मेन बढ़ाने का कारण क्या था? एमएनसी। एमएनसी का अपन डेफिनेशन को खत्म कर लिया। ठीक है, मेक सेंस। एमएनसी के बाद क्या आया? प्रोडक्शन वाला पार्ट की। एमएनसी प्रोडक्शन कहाँ करेगा? जहां ये 4 चीजें होंगी। क्या का? मार्केट से कितना क्लोज है। नंबर 2, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर चीप रेट्स पे अवेलेबल है या नहीं। नंबर 3, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह जो है, कॉस्ट, एनर्जी, सब कुछ लिमिटेड या एकदम कम है, अच्छा क्वालिटी का अवेलेबल है। और लास्ट पॉइंट क्या है? नंबर 4, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है? फेवरेबल। दिमाग में सेट हुआ प्रॉपर्ली? अच्छे से क्लियर है? सॉर्टेड यहां तक? बिल्कुल ठीक है। पहला पन्ना में कोई दिक्कत? किसी को समझा पाएगा आराम से पहला पन्ना? ठीक है, चलेगा? दिमाग में सेट हो गया प्रॉपर्ली? थैंक यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है, किस तरीके से बाहर की कंपनीज ने इंडिया में प्रोडक्शन सेटअप किया है? ठीक है, कैसे कैसे सेटअप किया है? आप लास्ट क्लास जाते ना, पार्थ लोग सबने आंसर बताया था इसका। ठीक है, 1 नंबर क्या था आपका? साथ में जॉइंटली मिलकर प्रोडक्शन किया। मारुति सुजुकी एग्जाम्पल। ठीक है, उन्होंने क्या किया? साथ में सेटअप किया कंपनी को। या फिर नंबर 2, अगर बड़ा कंपनी तो क्या करेगा? टेक ओवर कर लेगा, खरीद लेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर वाला, यूनिलीवर वाला एग्जांपल। ठीक है, छोटा कंपनी को क्या करेगा? खरीद लेगा। ठीक है, वेरी गुड। हाँ ठीक है, इसमें जैसे एग्जांपल आपके बुक में हिसाब से मैंने लिख दिया, कारगिल फूड्स वाला। ठीक है, समझ में आया ना? पहला वाला केस क्या है कि आपने जॉइंटली काम किया। सेकंड में क्या है? टेक ओवर कर लिया। नंबर 3 क्या है? मैंने कुछ टेंशन नहीं लिया। मैंने क्या बोला? प्रोडक्शन आप करो, हम क्या करेंगे? सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल आपके ऊपर रख के। ठीक है, समझ में आया आपको? रीड कर लेता हूँ प्रॉपर। ठीक है, हाँ, वो पूमा का शूज वगैरह सब कुछ आजकल, जैसे कपड़े का जो मैन्युफैक्चरिंग जनरली ये कहता है, लिवाइस अपना ऑर्डर दे देगा कैसे बनाना है उसको, वो अपना सेटअप किया हुआ है, सबके बनाएंगे, उसमें टैग लग जाएगा। ठीक है, अब नंबर 1 क्या लिखा हुआ? सेटिंग अप ऑफ सेटिंग अप जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज। ठीक है, लोकल कंपनी को क्या एडवांटेज होगा? क्यों करेगा वो? हाँ, प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा। देखो क्या लिखा, एक तो उसको पैसा मिल रहा है, जो ये बोला पैसा मिल रहा है, मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। नंबर 2 क्या है? भैया क्या चल रहा है मार्केट में, तो किसको आइडिया होगा? चारों तरफ है, तो दे ब्रिंग इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, नंबर 2 क्या है? अगर खुद के पास, अगर ये जो खरीदने वाला बात बताया था, कंपनी को खरीद लेता, छोटा कंपनी जैसे खरीद लेता है बोला, वो कौन खरीद पाएगा? जिनके पास में अच्छा खासा वेल्थ होगा। ठीक है, चलेगा ना? क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो अल्टीमेटली एमएनसी क्या करता है? प्रोडक्शन किसी भी फॉर्म में करो, क्वालिटी किसका रहेगा? एमएनसी का। प्राइस कौन सेट करेगा? एमएनसी। डिलीवरी सब कौन कंट्रोल करेगा? एमएनसी अपना सेट। ठीक है, दूसरा आदमी बना लेगा लास्ट वाले एग्जांपल में। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक है। इन दिस वे प्रोडक्शन इन दिस वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड। ठीक है, किस तरीके से क्या हो रहा है? क्योंकि आप अलग अलग जगह में या तो साथ में मिलकर काम कर रहे हो, या फिर कोई कंपनी को अक्वायर कर रहे हो, या फिर आपने छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को बोला कि आप प्रोड्यूस करो, हम क्वालिटी मैनेजमेंट प्राइसिंग वगैरह करेंगे। इसके थ्रू क्या हो रहा है? सारे कंट्रीज के जो इकोनॉमीज है वो एक दूसरे से क्या हो रहा है? लिंक हो रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपने कंट्री में सीमित नहीं हो। अब क्या हो गया? आप उसके बाहर, उसके बियॉन्ड भी चले गए। समझ में? 3 पॉइंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एमएनसीज कैसे सेटअप करते हैं, बताओ हमको क्या क्या है। नंबर 1, जॉइंटली सेटअप किया। ठीक है, फायदा क्या है इससे? इससे वो लोग का पैसा मिलता है। नंबर 2, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट मिल जाता है उनको। नंबर 2 क्या है? उस रूम में बड़ा वाला। ठीक है, और बताओ? छोटे छोटे लोकल कंपनी। ठीक है ना? कौन खरीद पाता? जिसके पास अच्छा खासा वेल्थ है। नंबर 3 क्या बोला? छोटे प्रोड्यूसर्स को का बना लेता, बोलता हम मैनेज करेगा, और ब्रांड नेम वगैरह जो है एमएनसीज अपना दे देता। ठीक है, तो एमएनसीज प्लेस ऑर्डर विद द स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड सेल दिस प्रोडक्ट्स अंडर देयर ओन ब्रांड नेम। इस तरीके से कंट्रोल, क्वालिटी सब कुछ कौन मैनेज रखता है? एमएनसीज रखता है। और आपस में सारे लोकेशंस क्या हो गए? इंटरलिंक हो चुके। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको कैसे हो रहा है? एमएनसीज को ही अपन मूव करा रहा है। ठीक है, एमएनसीज को अपन मूव करा रहा है। 5 मिनट एमएनसीज को अपन मूव करा रहा है, और फिर एमएनसीज के थ्रू अपन गया कि एमएनसी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगा, पहला बात तो, और एमएनसी कैसे कैसे अपना बिजनेस ऑपरेशंस को बढ़ाएगा। स्टोरी लाइन समझ में आ रहा है ना? अभी तो अपन एमएनसी में ही है। ठीक है, नेक्स्ट मेन आया अभी बात फॉरेन ट्रेड के ऊपर। ठीक है, लास्ट क्लास में आया था फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों बताया था आपको मैंने, वो भी अभी बता देगा आप लोगों को। ठीक है, फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन कैसे हुआ मार्केट का। ठीक है, फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स जो है, अब चाइना में क्या किया, चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना जोर शोर से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया
कि हर कोई इंसान इंडस्ट्रियलाइजेशन में चला गया, सामान बनाते जा रहा है, बट अल्टीमेटली तो कंज्यूमर्स लिमिटेड ही होगा चाइना में। तो उन्होंने उसके बाद क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स को बाहर में बेचा, और इतना प्रोडक्शन हो रहा था कि वो लोग नॉर्मल बाकी लोगों से भी रेट में कम में दे सक रहा था वो लोग। दैट इज द ब्यूटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ, ठीक है, दाम बहुत इंडियन पूरा कितना सारा मार्केट को खत्म कर दिया लोकल मैन्युफैक्चरर्स को। कैसे किया, क्योंकि दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, पास तो नहीं हो रहा ना, दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड इट्स लोकल और डोमेस्टिक मार्केट। और इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ना बुक में आपका एक सब पूरा पैराग्राफ में जंबल्ड अप किया, तो अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एज अ कंज्यूमर एंड एज अ प्रोड्यूसर। इस नोट्स में सारा कवर्ड है आपका, ठीक है, योर मेन बुक का जितना भी कंटेंट है सारा कवर्ड है इसमें, ठीक है, ठीक है। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर में क्या लिखा हुआ आपका, ठीक है, सीधा सा बात है, आप याद मत करो पॉइंट को। अगर आप एक कंज्यूमर है और फॉरेन ट्रेड खुल चुका है, तो एज अ कंज्यूमर आप लोकल प्रोड्यूसर के बारे में मत सोचो, बट एज अ कंज्यूमर अपने लिए बेनिफिट है या नहीं। अभी फॉरेन ट्रेड होता है बोल के तो बर्गर किंग आया, डोमिनोज आया, कुछ होता है नहीं होता है, लाइन देख लो, आज शाम को जब पता चल जाए है, तो इससे फायदा क्या है, हाँ, ठीक है, हाँ, वैरायटी है, चॉइस है आपके पास में, अच्छा क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी आपको मिल जाता है। यू वुड हैव नोन कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स अपने आप को डेवलप नहीं करते अगर कंपटीशन उनके पास में नहीं आता। उसके वजह से डायरेक्ट फायदा क्या होता है, एक तो आपको सही प्राइस में मिलता सामान, और राइट क्वालिटी का भी आपको सामान मिलता है, और आप सीधा बोले एक्सपेंशन भी आपका होता है और वाइड रेंज, ठीक है, वैरायटी मिलता है आपको। देखो, एक्सपेंशन ऑफ द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड व्हाट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, बियॉन्ड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस अपन को वैरायटी का ऑप्शंस मिल रहा है। और प्रोड्यूसर को क्या फायदा होता है, एक तो वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट करता है, नंबर 2 क्या है कि वो अपने मार्केट से बियॉन्ड भी निकल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको एक इंटरनेशनल मार्केट मिल रहा है, वो अपना रेवेन्यू जो है वो बढ़ा सकता है। जिन कंपनीज ने इंडिया में ये सब किया, उनका मार्केट अब बियॉन्ड कंपनीज हो गया। टीसीएस ने और क्या किया, उन्होंने मार्केट टैप किया। आपको पता ना, यूएस स्टॉक एक्सचेंज में भी टीसीएस लिस्टेड है, सबका मार्केट स्टॉक एक्सचेंज होता है, सब इंडिया में एनएससी बीएसई है, वैसे यूएस में भी है ना आपका, नैस्डैक होता है, ये सब है। तो वहां पे भी क्या हो रहा है आपका, वहां के स्टॉक एक्सचेंज, यूएस स्टॉक एक्सचेंज में जो है वहां पे भी टीसीएस लिस्टेड है, मतलब वहां पे आप टीसीएस जो है यूएस के लोग जो है खरीद बेच सकते हैं, ठीक है। तो इतना, और आपको पता होगा, आपको आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट, बट जो टीसीएस का वर्थ है, वैल्यू है, ठीक है, दैट इज मोर देन द टोटल स्टॉक मार्केट, पूरा स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जितने हैं कंपनीज इन द स्टॉक मार्केट ऑफ पाकिस्तान से कंबाइन करके भी ज्यादा है टीसीएस का। सारे कंपनीज जितने हैं उनके पास में उस रूम में क्या बोलते हैं, सॉरी, हम बोले सारे जितने स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी कंपनीज है पाकिस्तान के, सबको अगर मैंने मिला दिया, सबको जोड़ दिया मैंने, उसका वैल्यू जो है टीसीएस से कम है। दैट इज द साइज ऑफ द कंपनी, इट इज, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट है, थोड़ा बहुत है, ठीक है। फिर समझ में आया आपको, तो प्रोड्यूसर के पास फायदा क्या, देखो, कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली इन द markets located within the country but also compete in the markets located in the other countries of the world। सीधा बात है, हम अपने कंपटीशन को अपने पास रखेंगे, उसके बियॉन्ड भी कर देंगे। देखो, आपके पास क्वालिटी है, आपके पास में आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो है बात, तो आप आराम से बाहर के मार्केट में भी छा जाओगे, है ना, सही बात है ना। तो वो प्रोड्यूसर के लिए फायदा है। इसमें कोई दिक्कत हुआ या आप लोगों को ऐसा लगा कि आपने नहीं पढ़ा कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है, आपको पता है, कंज्यूमर को क्या फायदा होता है, अपने को पता ही है, लाइव एग्जांपल है, अपने पास ज्यादा वैरायटी है हाथ में। और प्रोड्यूसर को क्या फायदा है कि अपन लोकल मार्केट तक सीमित नहीं है, उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। सब कुछ ग्रीन ही है क्या हर जगह, सब कुछ बढ़िया ही है क्या। जो प्रोड्यूसर्स लोग को कॉन्फिडेंस है कि लोग भर सकता है, जिनके पास थोड़ा पूंजी है वो तो भैया भर गया, जिनके पास पूंजी को नहीं, ठीक है, छोड़ो, कॉपी छोड़ के बोल दीजिए, कॉपी छोड़ के चले जाएंगे, या तो डाउट है तो थोड़ा वेट करने बोलिए ना। एक सेकंड, कौन है, दृष्टि बोल के होगा शायद, हम भेज देते हैं। हाँ, बोलिए, मैंने पेपर ग्रुप में भेज दिया। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है, सॉर्टेड यहाँ तक बिल्कुल। क्या सब कुछ ग्रीन है क्या, सब कुछ अच्छा है क्या, किसी किसी खराब भी है ना, कैसे लिए छोटा लेवल पे जो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उतना ज्यादा वो ऑटोमेशन में वर्क नहीं किया था, उसके बाद अचानक से बड़ा सा कंपटीशन आ गया, ठीक है। तो वो डाउट्स है क्या, पक्का कल परसों कर लेना, चैप्टर को एडी खत्म कर देना, ठीक है।
हाय, समझ में आया? तो क्या है, अब जैसे जो छोटा एग्जांपल सोचो, वही बर्गर किंग जैसे है, वहां पे छोटा सा कोई अपना बर्गर बना रहा था, सोचो अच्छा ही बना रहा था, खराब नहीं बना रहा था वो, बट वो क्या वो बीकी के सामने सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, बिकॉज दे हैव द मार्केटिंग टूल, लोग बाग उसकी तरफ अचानक से जाने लग जाएंगे। क्या वो अनफेयर था? हाँ, चीजें अनफेयर रहता है। डेवलप कंट्रीज ने भी तो यही किया। अब ग्लोबलाइजेशन का मेन फायदा कौन उठाया? डेवलप कंट्रीज। ठीक है, उनको पता था मेरे कंपनीज बड़े हो रहे हैं, हमारे को बड़े मार्केट्स चाहिए, छोटे छोटे मार्केट्स को फोकस करो, वहां पे ज्यादा कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे। समझ में आए? तो अनफेयर होता है या बिल्कुल होता है कि हर चीज ग्रीन या फिर रेड वाला साइड जो होता है ना, वो नहीं होता ना, कभी कभी मीडिएटर वे भी होता है। तो दोनों फायदे नुकसान है। एडवांटेज ये है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को, आपको पता ही है, और डिसएडवांटेज क्या है मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप तो अपनी तरफ से लिख सकते हो। यहाँ पे ये जो छोटे शॉपकीपर्स है, हॉकर्स है, उनको कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा मिल रहा था, या तो वो सर्वाइव कर रहे थे किसी तरीके से, या तो मार्केट से एलिमिनेट हो रहे थे। मैं लिखवा दूंगा ये वाला पार्ट, ठीक है, चलेगा आपको? बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? अब फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है? इट रिजल्ट्स इन द इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द मार्केट एंड इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो आपस में मार्केट भी इंटीग्रेट हो रहा है और कंट्रीज भी आपस में इंटीग्रेट हो रहा। ठीक है, क्या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा? इस पार्ट से नहीं पूछेगा, इधर वाला लास्ट वाला पार्ट से। ठीक है, और फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में फर्क है क्या? क्या है फॉरेन ट्रेड में? क्या हो रहा है आपस में? ठीक है, दो तरफा है। ठीक है, अपने पास आ रहा, अपने पास वहां से जा भी रहा। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? ये दो तरफा प्यार है, एक तरफा। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। चलेगा? समझ में आया? क्लियर? डन? सेकंड पन्ना में कोई दिक्कत? सेकंड पन्ना में भैया सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट, फर्स्ट वाला। ठीक है, नीचे वाला पार्ट पूछ सकता है आपको, ये वाला एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला जो पार्ट है ना, वो पूछ सकता है आपको। ठीक है, एक काम करो इसमें, या तो आप लोग पहले पेज के लग गया इसमें तुम लोग को, यहाँ पे आप लोग कोई प्रिंट करा है क्या? तो प्रिंट में ना आप लोग बुक लाया है ना अपना? देखो एक बार दिखाओ, प्रिंट करा लेना ना, या तो लिखना है तो लिख लेना, अच्छा ही है। हाँ लिख लेना, अच्छा ही है, बढ़िया ही, याद हो जाएगा आपको। ये जो पॉइंट आपके पेज नंबर 68 है ना, 68 और 69, 68 में मेनली है स्मॉल प्रोड्यूसर्स compete और पेरिश वाला जो पार्ट लिखा हुआ ना, ये वाला compete और पेरिश वाला पार्ट ही आएगा आपको। कि स्मॉल शॉपकीपर्स जो है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो है, वो आपस में compete नहीं कर पा रहे। तो ये लो चारों तरफ देख लिया आकांक्षा, सही तो कुछ तो दिखे। ठीक है, समझ में? वो compete एंड पेरिश वाला पार्ट को समरी में आप लिख सकते हो छोटा सा, कि छोटे छोटे कंपनीज जो है इनको याद नहीं करना जबरदस्ती का। हाँ, क्योंकि इतना ज्यादा माथा पच्ची को कोई फायदा नहीं है आप लोगों को। जस्ट मेक इट इन योर ओन वर्ड्स। इस छोटे प्रोड्यूसर्स जो है वो compete नहीं कर पा रहे थे, अल्टीमेटली उनके पास ऑप्शन क्या था? या तो थोड़ा सा किसी तरह सर्वाइव करे, या तो अल्टीमेटली मार्केट से निकल जाए। पहले एलिमिनेट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट हैव टू कॉपी द वर्ड्स। ठीक है, चलेगा? सेकंड पन्ना में कोई दिक्कत आपको? पहला पन्ना पूरा सॉर्टेड, सेकंड पन्ना पूरा सॉर्टेड। ठीक है, अल्टीमेटली द टॉपिक क्या है? अल्टीमेटली यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है अल्टीमेटली? इट इज इंटीग्रेटिंग द कंट्रीज थ्रू ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। अभी तक जो भी अपन अंदर का पढ़ा ना, इंटीग्रेशन तो पता है अपने को, साथ में आना, उसका मेन रीजन क्या हो सकता है? दो चीज, ये तो फॉरेन ट्रेड, आपस में कंट्री इंटीग्रेट हो रहा है। किस तरह होता है? दो तरीके से, या तो आपस में फॉरेन ट्रेड हो रहा है, या तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और वो दोनों कौन करता है? आपका मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, तो अब आप लोगों को डेफिनेशन याद नहीं करना है, 3-4 वर्ड है खाली। इंटीग्रेटिंग द कंट्रीज किस तरीके से? बाय फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? मल्टीनेशनल। ठीक है, इसलिए पहले का बेस क्रिएट हुआ कि फॉरेन ट्रेड बताया आपको क्या होता है, एमएनसीज बताया क्या होता है, ताकि आप जो लास्ट में डेफिनेशन करो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। ठीक है, पूरा ऑर्डर समझ में आ रहा है किस तरीके से नोट्स चल रहा है आपका? ठीक है, नाउ एमएनसीज एक्ट एज व्हाट? एन एजेंट इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऑब्वियसली इसको मेन जो इंटीग्रेट कर रहा है, इसके आपस में एजेंट्स कौन है? इंडिया और यूएस आपस में इंटीग्रेट किस वजह से हो रहा है? बीच में कौन है? एमएनसीज ही है। तो एमएनसीज एक्ट एज व्हाट? एजेंट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आपको कि भैया एमएनसीज एजेंट की तरह कैसे काम आता है, तो आप ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट लिखोगे थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन एजेंट। समझ में आया ना? आर डाउट? पक्का ना? पूछना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, वो लोग क्या कर रहा है? एज एन एजेंट कर रहा है। तो ये ऐसे पूछेगा नहीं कि क्या है इसमें, ये आपको क्वेश्चन की तरह पूछ सकता है आपको। ठीक है, कि किस तरीके से एमएनसीज जो है एज अ एजेंट रहते हैं फॉर ग्लोबलाइजेशन, डिफेंड और रेफ्यूट बोल सकते हैं आपको वो लोग। ठीक है, सही है या गलत है बताओ? ठीक है, और साथ साथ में जैसे कि आपने को याद होगा लास्ट क्लास में अपन गुड्स एंड सर्विसेज तो आपस में ट्रैवल हो ही रहे, ठीक है, फ्रॉम वन कंट्री टू दी अदर। लोग भी जा रहे हैं क्या?
ठीक है, लोग भी जा रहे हैं, तो ये भी टाइप ऑफ क्या है, ग्लोबलाइजेशन ही है। लोग बाग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जॉब्स के लिए जा रहे हैं, इनकम के लिए जा रहे हैं, वो भी टाइप ऑफ क्या है, ग्लोबलाइज कल्चर है। समझ में आया ना? देखो ना, रशिया इतना ग्लोबलाइज कल्चर है, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, अपने को दोनों कंट्री के साथ में मिलकर चलना पड़ा, बिकॉज हमारे कुछ बंदे यूक्रेन में भी है, कुछ बंदे रशिया में भी है, रशिया में ट्रेड अच्छा है, यूक्रेन में सेंटिमेंट्स है, क्योंकि सुना है मैंने डॉक्टर्स बनने के लिए काफी लोग वहां जाते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो हाँ मेंटेन करना है। यूएस यहाँ पे नाराज हो जाएगा तो यूएस को मेंटेन करो। वी शुड कमेंड, वी शुड बी वेरी हैप्पी विद द वे द थिंग्स हैव बीन हैंडल्ड, बिकॉज इंडिया ने बहुत डिप्लोमेटिक सिचुएशन रख के रखा अपना। ऐसे तो देखो कभी कभी तो गाली देने का मन करता ही है, बट जब अच्छा कर रहा है तो बोलना चाहिए कि हाँ फॉरेन मिनिस्टर जो किया है, उल्टा वो पुराने वाले लेके आए, उन्होंने बैठ के बात किया। ऐसा नहीं था कि वो चुप के बैठे हुए थे, जब जवाब देना तो जवाब भी दिया, और जब नहीं बोला था तो कुछ नहीं भी बोले, अच्छा स्टैंड ले, तो कुछ सीखने वाला चीज है। ठीक है, जो कि वो ग्लोबल इकोनॉमी के लेवल पे किया, कि वो यहाँ से अपने आप को बचाया भी, ठीक है, और यहाँ पे फायदा भी कर रहा है। फिर ऑन दी अदर हैंड देखते हैं हम लोग पेट्रोल का दाम 110 और दुख होता है हमको। आप लोगों को पता ब्रेक डाउन ऑफ पेट्रोल इन जनरल, आई टेल यू 27 रुपीज इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल। यस, बाकी टैक्स है, मतलब वी पे 200% टैक्स। अरे वो फिल्टर करके रिफाइनरी के पास जाता है ना, रिफाइनरी से जब आता है तो वैट एक्साइज सब रहता है ना आपका, वैट रिफाइनरी के चक्कर में, सॉरी वैट एक्साइज के नाम पे 106 रुपये, 110 हो गया। हाँ 110 कौन सा दिन है? नहीं हम 3-4 दिन पहले भरवाया था तो 106 था, 105.68। अभी हाँ 105.68 में 110 रुपये है। सच्ची में। और अरे अरे क्या हो, सुनो अरे ना, 300 कम हम बढ़ाया, बीच में नहीं आया। हमको करीबन 15 दिन हो गया होगा। ठीक है, हमको ये जो बगल में इथर वाला शोरूम नहीं खुला अपना, हाँ। ये वो हमको जानता है वो लोग। ठीक है, तो हमको फोन किया था कैसे आ रहा है, क्योंकि पहले इंक्वायरी कराया था जब लोग शुरू में आया था। तो शुरू तो क्या हुआ, तो हम पहले कर रहे हैं, फिर वो हमको बता रहा है ये रेट है वो रेट है। हम तो अपने को जस्टिफाई कर रहा था, ये नहीं देखो पेट्रोल का प्राइस तो इतना होता है ना, है या नहीं, और ईवी का इतना होता है, डिफरेंस क्या चीज का तो इतना देना है, कोई फायदा नहीं, ये नहीं, सब कुछ दिमाग लगा रहा है। प्राइसेस जैसे ही हम देखा, और गाड़ी में जिस दिन पेट्रोल भराया है इस बार, हाँ तो यहाँ पेट्रोल का दाम, यहाँ पे पेट्रोल भर रहा है मेरा गाड़ी में, यहाँ फोन किया भैया बुक करो, कब आ रहा है आपके पास में बताओ। ठीक है, और चार्जिंग भी उसको क्या बोलते हैं कि बाहर वाले उसमें चार्जर लगाया हुआ ना उनके पास में, तो वहाँ 45 मिनट्स में चार्ज होता था फुल। ठीक है, हम यही करेगा, हम पैदल आएगा वहां से यार, रुक ले। और हम इंस्टीट्यूट भी पूछा, नीचे 5 एम्पियर का प्लग लग सकता है क्या, यही चार्ज है, घर पे 20 रुपए भी लगाने वाला नहीं। अब इतना दुख होता है वहां पे, जब पेमेंट कर रहा था ऐसे फुल टंकी आराम से 2500-3000 में भर जाता था, 3.5 हो गया, 3700 हो गया, 800 रुकता ही नहीं। हम हो क्या रहा है भैया दाम बहुत है। और ये जो 110 बोल रहा है, एक्टिवा ही महंगा हो गया अब तो यार, है ना, दुख है ना। हम किसी के साथ ओला देखा मगर गुवाहाटी मेरा में, डिक्की में 2 बोतल रखा हुआ है, जहाँ गली में सुल्तान रहता है निकाल लेता था। पेट्रोल का ही बोल रहा है ना। हाँ फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट देखा, सुनसान डिक्की में आओ। अरे हम पानी का बोतल का भी पूछ क्या 100 रुपए का, ठीक है, डर लग गया, सुनसान गली है बोल दूसरा के। वाला टिफिन में नहीं रखता पापा देते। फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड, अंकल भी खुश हो जाएगा, फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, नहीं होगा। सबसे पहले ट्यूशन नहीं आएगा, ट्यूशन में नाम फैक्टर्स कौन है? हम पढ़ाते ही नहीं टेल करो। ठीक है, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, किस वजह से ग्लोबलाइजेशन मेनली आया है इंडिया में। ठीक है, मेनली 2 रीजन ही है, एक टेक्नोलॉजी की वजह से ही मेनली आप देखा जाए तो मेन रीजन है ग्लोबलाइजेशन आने का। आईटी सर्विसेज ये सब जो बढ़ा है अभी, वो क्यों बढ़ा, टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है ना, सही बात है कि भैया कुछ इन्फॉर्मेशन वहां से आ रहा है और प्रिंटिंग यहाँ पे हो रहा है, आइडिया वहां जनरेट हो रहा है, काम यहाँ पे हो रहा है, R&D कहीं और डेवलप हुआ, वैक्सीनेशन यहाँ पे बन गया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। किस तरीके से हुआ, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने के वजह से। और टेक्नोलॉजी कहाँ इंप्रूवमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होने से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है क्या, ऑब्वियसली। ठीक है, और कैसे कैसे बढ़ा पर, नंबर 1 टेक इन ट्रांसपोर्टेशन। देखो कब जब ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा प्रोसेस, वैसे वैसे आपका आपस में ग्लोबलाइज कल्चर बढ़ जाएगा। आपको पता है ब्रिज बन रहा है आमिंगांव और वो गुवाहाटी वाला, वो होते आपको पता कैसे ट्रेडिंग होगा, भयंकर वाला ट्रेडिंग होगा। आज जो कष्ट होता है आपको, अच्छा ट्रांसपोर्ट होते ही क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा आपका यहाँ पे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हैविंग गुड ट्रांसपोर्टेशन। और वही उसमें टेक लग जाए तो आराम हो गया आपके लिए।
आराम क्या हो गया आपका कि कंटेनर्स जो है आराम से आ सकता है आपका, फास्टर डिलीवरी हुआ गुड्स का, लॉन्गर डिस्टेंस जो है शॉर्टेड एरिया में कवर हो रहा है आपका, ठीक है ना, तेल बचेगा। हाँ बहुत जन ले रहा है, दुनिया भर का लोग लिया है अभी, बढ़िया कमाएगा मतलब। ठीक है, अच्छा अच्छा, स्मार्ट पीपल, ठीक है। डेवलपमेंट बात करें, डेवलपमेंट इन हम खरीद के रखा है आपको, डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है कि आपस में क्या है, आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, एक्सेस कर सकता है इन्फॉर्मेशन कभी भी। आज गूगल कहाँ का है, बाहर का है, सर्वर्स कहाँ का है, बाहर में, बट अपन ऑन अ क्लिक कनेक्ट कर पा रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइज्ड कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, टेक, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स जो है इधर में जो नीचे लिखा है लेफ्ट साइड में दिख रहा है आप लोग, ये सब में कुछ आपको ऐसा रॉकेट साइंस है क्या इसमें, बता दो पहले, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है आपको इसमें? देखो ग्लोबलाइजेशन का मेन दो रीजन है, ये एग्जाम में पूछता है मगर, हाँ, एक है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में 2 पॉइंट लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही है, ये और भी है, बट आपकी बुक में 2 लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? एक डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, टेक इन ट्रांसपोर्टेशन, उसकी वजह से क्या हो, फास्टर डिलीवरी होने लग गया। कुछ कीवर्ड दिमाग में रखो, फास्टर डिलीवरी, ठीक है, विद द यूज ऑफ टेक, ठीक है। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ अपना, फोन का इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है, आपका इंटरनेट स्पीड की वजह से बढ़ना हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ, आराम से अभी कम्युनिकेशन होना पॉसिबल हो गया। एग्जांपल आपको दिया, देखो आपने मैगजीन्स पब्लिश किया, कैसे, डेटा कौन भेज रहा है, लंदन से भेज रहा है, और प्रिंट कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में। ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज, ठीक है। तो ये तो भैया पहले भी हो सकता था, हाँ माना कि टेक इंप्रूव हुआ है, तो आगे भी टेक इंप्रूव होगा, है ना। तो इसकी वजह से फायदा क्या हुआ, ठीक है, टेक तो इंप्रूव हो ही रहा, पहले भी हो रहा था। तो इंडिया में इतना लेट से क्यों आया ग्लोबलाइजेशन, आप ये भी पूछ सकते हैं। क्योंकि शुरू में जब इंडिपेंडेंट हुआ था ना इंडिया, ठीक है, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि पहले ट्रेड बैरियर्स था, फिर बाद में ट्रेड बैरियर्स हटा दिए इंडिया ने, फिर बाकी बाहर के लोगों को ऑप्शन मिला, इंडिया में इन्वेस्ट करते। ये बहुत सुंदर फेरी टेल लव स्टोरी लगता है सुनने में, बट ऐसा नहीं थी, ठीक है। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया के गवर्नमेंट पॉलिसीज जो रखे थे वो काफी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी रखे थे, क्लोज्ड इकोनॉमी था इंडिया, ठीक है। क्यों? लॉजिक था, इंडिया अभी अभी इंडिपेंडेंट हुआ था, अगर बाहर के कंपटीशन को अभी ओपन कर देंगे तो इंडिया के कंपनीज खुद ही डेवलप नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली सही डिसीजन था, ठीक है। गवर्नमेंट ने पूरा कमान रख के रखा था, अल्टीमेटली द प्रॉब्लम वाज व्हाट, गवर्नमेंट यहाँ से जो मेन था, विराट कोहली जो टीम का था, वही अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो अल्टीमेटली टीम को अफेक्ट तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो गवर्नमेंट का कंपनीज अच्छा चल नहीं रहा था, गवर्नमेंट यहाँ पे लॉस कर रहा था, गवर्नमेंट उतने अच्छे पॉलिसीज इनैक्ट नहीं कर रहा था, करप्शन बहुत ज्यादा हाई हो रहा था, लोकल कंपनीज उतना डेवलप होना नहीं हुआ था, ठीक है। उसको सस्टेन करने के लिए इंडिया ने काफी सारे लोन लिए, वर्ल्ड बैंक से खूब सारे लोन लिए, ठीक है। अब ऐसा हालत आ गया कि भैया इंडिया के पास, अभी आप श्रीलंका का केस सुनते हो ना, कितने दिन का फॉरेन रिजर्व बचा है, इंडिया के पास में 7 दिन का फॉरेन रिजर्व बचा था इन द ईयर 1991 में 7 दिन का फॉरेन रिजर्व बचा था। देन दे डिसाइडेड कि हम लोग क्यों ना, जब वर्ल्ड बैंक को वापस अप्रोच किया लोन के लिए, जैसे अभी हम लोग आईएमएफ को अप्रोच करेंगे, जैसे श्रीलंका लोग करेंगे अभी आईएमएफ को अप्रोच, पाकिस्तान को तो मना कर दिया, आईएमएफ लोन नहीं देगा, श्रीलंका ने सब दिया, उनको मिल गया, तो किस कंडीशन में देंगे वो लोग? इस कंडीशन में इंडिया को दिया कि आप अपने फ्रंटियर्स को खोल दो एक बार, ठीक है। उन्होंने सजेशन दिया, इंडिया ने फॉरेन पॉलिसीज बनाया, उसको खोला इंडिया ने। आपको पता होगा एलपीजी जो इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने लिबरलाइज कर दिया, ठीक है। उससे फायदा क्या हो गया, बाहर के लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, इंडिया के लोग जो है अल्टीमेटली ग्लोबलाइज कल्चर बनने लगे। इसकी वजह से जब इंडिया में फॉरेन रिजर्व्स वापस आया, लोगों पे इन्वेस्टमेंट वापस आया, वापस से इंडिया जो है स्ट्रक्चर तरीके से वापस हो गया। दैट इज व्हाई 1991 की जो पॉलिसीज है एलपीजी, दैट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क पॉलिसीज इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड अगर आप कोई भी फाइनेंस के बंदे से पूछोगे तो आई विल नॉट कमेंट टू द फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, सर आई विल नॉट कमेंट ऑन द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, बट एवरी फाइनेंस पर्सन विल सी डॉक्टर मनमोहन सिंह विद ड्यू अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट, क्योंकि उनकी वजह से इंडिया का इकोनॉमी उस वक्त बचा था जब कोई सर्वाइवल का उम्मीद नहीं था। अभी श्रीलंका को कोई भी उम्मीद, अगर कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर संभाल लेता है उनको, तो वो लोग उनके लिए भगवान है। वही कंडीशन देखो, अभी हम लोग रेलेवेंटली देख पा रहे हैं उसको, हर चीज को होते हुए, कि अगर उस मोमेंट में कोई श्रीलंका को संभाल ले, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात होगी। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज लिबरलाइजेशन, लिबरल होना मतलब क्या होता है? पहले तो स्ट्रिक्ट, एक होता है लिबरल होना, मतलब थोड़ा सा फ्रीडम देना। लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम देना। पहले क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिया में कई सारे ट्रेड बैरियर्स लगाए हुए थे। ऐसा तो है नहीं यूएस को बोला सुनो तुम नहीं सामान बेचो, हमको तुम्हारा शक्ल पसंद नहीं, ऐसे बोल सकता है क्या? नहीं ना, उल्टा क्या बोला, टैक्स रेट्स बहुत हाई कर दिया, 100% 150% टैक्स रेट्स इंपोर्ट्स में, तो लोग भेजने वालों नहीं भेजेगा, ठीक है।
और उसके बाद में क्या कर दिया, एक तो इंडिया है ना, पहले टैक्स रेट्स लगाया खूब 150%, 100%। इंडिया है, जब रिबॉक का जूता जिसका 2000 रुपये दाम होगा वो इंडिया में 10,000 रुपये में आ रहा है, सोचो एग्जाम्पल, और मेरे पास वो जूता है अगर, तो मेरा स्वैग समझ रहा क्या है मार्केट में, ठीक है। तो इंडिया तुमको पता स्वैग, अब तो मंगवाना ही हम लोग को वहां से, अलग अलग तरीके से मंगवाना है हमको ताकि हम वो जूता पहन सके, क्योंकि अपने को तो स्वैग चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोला भाई तो अलग ये लोग, ठीक है, तो वो लोग क्या किया, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाए, इससे ज्यादा क्वांटिटी में आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। बट कौन है हम लोग, कहाँ से सामान मंगवाया हम लोग ना, इसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है, कहाँ से घुस घुस के सामान निकाला, इसका कोई हिसाब नहीं, बट मंगवाया इंडिया। तो अल्टीमेटली क्या, हालत भी खराब हो रहा है, डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई खोल ही दो, ठीक है। और देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रेड बैरियर्स को देखो, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स टू रेगुलेट व्हाट, द फॉरेन ट्रेड। और हर कंट्री, ऐसा नहीं कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम ऐसा किया था, हर कंट्री शुरू में किया, चाइना ने भी यही किया था, पाकिस्तान ने भी यही किया था, क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट इन द सेम टाइम। चाइना ने भी यही किया, पाकिस्तान ने भी यही किया, इंडिया ने भी यही किया, बाकी पॉलिसीज में भी यही किया था। और जरूरत था इंडिया के खुद के, आज बाहर के कंट्रीज इतना डोमिनेट इंडिया को इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आर इंडस्ट्रीज आर नॉट डेवलप्ड टू एन एक्सटेंट, ठीक है ना। कुछ कंट्रीज, अगर कुछ कंट्रीज को अपन कट कर दे तो हाउ मेनी कंट्रीज डू वी हैव, इमेजिन वी डोंट हैव एनी टाटाज इन इंडिया। समझ में आ रहा है आपको बात, प्रॉब्लम, तो दैट इज द मेजर रीजन। और टाइम चाहिए था बट डिड नॉट हैव द टाइम, ठीक है, समझ में आया आपको। देखो क्या ट्रेड बैरियर समझ में आया क्या होता है, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाना, किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, या तो आपके ऊपर टैरिफ्स लगाएगा, टैरिफ मतलब इंटरेस्ट टैक्स रेट्स, और एक होता है कोटास, कोटास होता है क्या, लिमिट फिक्स कर दिया, क्वांटिफाई कर दिया, लिमिट्स फिक्स कर दिया, क्या क्या है, टैरिफ्स और कोटास, इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रेड बैरियर्स, ठीक है, समझ में आया, ताकि फॉरेन ट्रेड रेगुलेट हो सके, ठीक है, समझ में आया आपको। इंडियन गवर्नमेंट ने टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन, जो मैंने आपको स्टोरी बताया वही अंग्रेजी में लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। इंडिया ने इंडिपेंडेंट होकर ट्रेड बैरियर्स लगाया ताकि रेगुलेट हो सके क्या, फॉरेन ट्रेड, ताकि अल्टीमेटली इंडिया के जो खुद के प्रोड्यूसर्स है वो बाहर के कंपटीशन से प्रोटेक्ट हो सके। हेंस इंडिया अलाउड द इंपोर्ट्स ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम्स। फिर उनके बाद उनको लगा कि भाई अब तो करना ही पड़ेगा, 1991 में क्या किया, खोल दिया, कंपनी डिसाइडेड कि इंडियन प्रोड्यूसर्स विल कम्पीट द प्रोड्यूसर्स अक्रॉस द ग्लोब। अब बताना तो पड़ेगा, आपके बुक में कितना पॉजिटिव, देखो ना, 1991 में डिसाइड किया इंडिया ने कि हमें अपने कंपनीज को फॉरेन एक्सपोजर देना चाहिए ताकि हमारी क्वालिटी बढ़ जाए और हमारी जो सामान है वो भी बाहर जा सके और कस्टमर्स को अल्टीमेटली फायदा होगा, इसलिए एलपीजी इंट्रोड्यूस किया। कितना फेवर है देखो ना, गवर्नमेंट डिसाइडेड इंडियन प्रोड्यूसर्स compete with the producers across the globe will help improve their performance and improve quality. That is the removing barriers or restrictions set by the government is known as liberalization. इससे क्या हो रहा है कि बिजनेस लोग अलाउ कर सकते हैं, अपना फ्रीडम सब कुछ है, और उनके पास जो गवर्नमेंट का जो रेस्ट्रिक्शंस है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत सही है। बुक नहीं बिक नहीं रहा है, ले रहा है सब लोग, ठीक है। आओ ये वाला पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट बताया मैंने जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इंप्रूव हो रहा था। नंबर 1 वाज टेक, ठीक है, ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी 2 तरीके से, कहाँ कहाँ, टेक्नोलॉजी इन ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 2 क्या है, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये समझ आ गया आप लोग। इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या बोलेगा आप लोग, फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंफॉर्मेशन क्या है, कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है ताकि इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट अ क्लिक ऑफ बटन, वन पर्सन ऑफ अ कंट्री कैन कम्युनिकेट विद द अदर वेरी इजीली, ठीक है। इधर क्या आएगा लिबरलाइजेशन में, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया हैड इम्पोज्ड व्हाट, ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स क्या करता है, रेगुलेट करता है। आप ट्रेड बैरियर्स में अगर आपको याद है आप कोटास एंड टैरिफ्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। व्हाई इट इज बीइंग इम्पोज्ड, ताकि इंडिया के जो फॉरेन ट्रेड है वो रेगुलेट हो सके, ठीक है, रेगुलेट हो सकते हैं, बराबर। उसके बाद ये क्यों किया गया था, जो ट्रेड बैरियर्स था, जो प्रोटेक्ट करने के लिए किसको, प्रोड्यूसर्स को, ठीक है। और इंडिया ने क्या अलाउ किया था, खाली एसेंशियल आइटम्स को। फिर 1981 में क्या डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि क्यों ना हम लोग लिबरल कर देते, ठीक है, मार्जिन खोल देते ताकि प्रोड्यूसर्स जो है अक्रॉस द ग्लोब compete कर सके, ठीक है, डिसीजंस ले सके, और गवर्नमेंट जो हर चीज में फोकस कर रहा था, वो भी क्या हो, समझ में। देखो लास्ट का पॉइंट, लिबरलाइजेशन का फायदा क्या है, बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली, आकांक्षा क्लियर है, और गवर्नमेंट इंपोजेस व्हाट, लेस रेस्ट्रिक्शन। इजी है यहाँ तक, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, डन। यहाँ पे बताओ हमको, सही है यहाँ तक, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, पक्का 100%, ठीक है। अगर आप लोग एक बार बुक में आओ, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ऐसे बचा हुआ थोड़ा सा पार्ट, कुछ मैं करवा दूंगा आपको अभी,
मेन फर्स्ट पेज में आप लोग एक बार आ जाओ, ठीक है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कौन सा पार्ट आपका एग्जैक्टली बुक से कवर्ड है। ठीक है, फर्स्ट पन्ना में अगर आप लोग बाई चांस अगर बुक रेफर करते हो, ठीक है, तो आपको पहला पन्ना नहीं पढ़ना क्योंकि इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ये देखो, ये वाला वर्ड आपको खाली मेन वर्ड्स देख लो, खाली यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे एमएनसीज दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे। आप लोग एमएनसीज पता है क्या होता है? एमएनसीज का पूरा डिटेल डिस्कशन अपने नोट्स में किया हुआ है और पहला पन्ना में ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट में आप लोग आइए, देखिए गुड्स एंड सर्विसेज ग्लोबली, ये क्या था अल्टीमेटली? ग्लोबल वर्ड आते कहा था फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड वाला पॉइंट याद है? इंटरलिंक कैसे हो रहा था? एमएनसीज के थ्रू। एमएनसीज कहाँ कहाँ प्रोड्यूस करेगा? जहाँ पे देखो लो कॉस्ट दिख रहा है आपको, लो कॉस्ट थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज दिख रहा है आपको यहाँ पे, गवर्नमेंट पॉलिसीज दिख रहा है आपको यहाँ पे, वो सब क्या हो? कम हो। और उनके इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं अपन? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। समझ में आया आपको? किस तरीके से सेटअप करेगा? देखो यहाँ पे, देखो जॉइंटली वर्ड दिख रहा है आप लोग को, जॉइंटली सेटअप करेगा या फिर लोकल कंपनी को टेक ओवर कर लेंगे। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल? यहाँ पे ये सेम पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो, ये वाला पॉइंट, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को क्या करेंगे? प्रोडक्शन करने देंगे। और खुद का क्वालिटी कंट्रोल कौन करेगा? ये देखो, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर किसके कंट्रोल में रहेगा? प्रोड्यूसर के। ठीक है, इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा? सब चीजें क्या हो जाएंगी? इंटरलिंक्ड हो जाएंगी। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल। थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड है ना यहाँ पे, उसी को अपन ने स्ट्रक्चर कर लिया नोट्स में प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से, ठीक है। तो लैंग्वेज को ठीक कर दिया, इसमें कुछ काम का नहीं है। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट, चाइनीज टॉयज वाला एग्जांपल आपको पता ही है, ठीक है। फिर ये वाला वर्ड भी आप लोगों ने पढ़ा है कि फायदा क्या होता है? एडवांटेज। आपको याद है ना, अलग बिखरा बिखरा तरीके से दिया हुआ है। डिसएडवांटेज पहले दे दिया, एडवांटेज दे दिया अलग से, ये टुकड़ा में एडवांटेज दिया हुआ है, ठीक है। जो अपन ने अलग से ब्लॉक किया था ना इसको, वो वाला पार्ट है ये, ठीक है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन अपन ने डेफिनेशन कर लिया था, ये रहा, ठीक है। ओके, फिर देखो टेक फैक्टर्स। टेक आ गया आपका। टेक में आपका अलग अलग तरीके से इस तरीके से दिया, अपने डिवाइड किया दो तरीके से, क्या क्या? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और, ठीक है, कम्युनिकेशन वाला। ये तो आगे कम्युनिकेशन तो आ ही गया, साथ में वो था टेक इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, चलेगा। यूजिंग आईटी वाला पार्ट जो है। लिबरलाइजेशन में ये रहा ट्रेड बैरियर्स वाला पार्ट, ठीक है। ये सब बहुत ज्यादा बेकार दिया हुआ, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स वाला पार्ट जो आप लोगों ने डिस्कस किया था, फिर अल्टीमेटली क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ था, ताकि जो बैरियर्स है वो क्या हो सके? रिमूव हो सके। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिबरलाइजेशन, ठीक है, चलेगा। क्लियर है? अभी वर्ल्ड ट्रेड वाला पार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है बिल्कुल? यहाँ पे ठीक है, जस्ट टू शो यू द कॉन्फिडेंस कि आपका हो रहा है पूरा बढ़िया से, ठीक है। कॉन्फिडेंस आ रहा है बिल्कुल कि आराम से हो जाएगा? टफ लगा चैप्टर बिल्कुल भी? नेक्स्ट, अब कुछ स्ट्रक्चर्ड पार्ट्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली क्वेश्चंस, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब आप लोगों को पता है, और ग्लोबलाइजेशन का आप लोगों को मीनिंग भी आइडिया हो गया। इनके दोनों इंपैक्ट थे, पॉजिटिव इंपैक्ट भी था और नेगेटिव इंपैक्ट भी था। पॉजिटिव इंपैक्ट मुझे बताओ, बिना देखे एक बार के लिए खुद ट्राई करो तो क्या क्या होगा। कंज्यूमर का सोचो, प्रोड्यूसर का सोचो, ठीक है, बाहर के लोगों से फायदा तो सुनो, और बहुत वैरायटी मिल रहा है और अच्छा क्वालिटी में मिल रहा है, ये बोला। नंबर 2 क्या होगा? लो कॉस्ट में मिलेगा और बाहर का पैसा इंडिया में आएगा। याद है एफडीआई और एफआईआई? अपने को कौन सा चाहिए? एफडीआई। एफआईआई तो इंडिया का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना था, एफडीआई मतलब इंडिया का बिजनेस में इन्वेस्ट करना। तो एफडीआई क्या होगा? इंडिया में बढ़ेगा। इस अपन देखता है कि यार मारुति ऐसा, सुजुकी ऐसा कर रहा है, या फिर ना हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसा कर रहा है, तो अपना इंडियन कंपनी तो जोश में आएगा या नहीं आएगा? तो अपना कंपनी भी क्या ग्लोबल कंपनी बना या नहीं बना? अपना कंपनी भी क्या एमएनसीज बना या नहीं बना? बनाना, ठीक है। समझ में आया आपको? और इंडिया में आपको पता है कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा बढ़ा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से? सबसे ज्यादा सेक्टर बढ़ा, वेरी गुड, आईटी तो बढ़ा ही है, ठीक है। आओ एक बार पॉइंट्स पढ़ो, क्या क्या लिखा है पॉजिटिव इंपैक्ट में। नंबर 1, ग्रेटर चॉइस एंड इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स एट व्हाट? competitive price and hence raising the standard of living, ठीक है। आप जो बोला, ठीक है, ग्रेट क्वालिटी, कॉम्पिटिटिव प्राइस, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है? इसकी वजह से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया? इंप्रूव हो गया। जो इसने बोला पॉइंट्स, वही दोनों पॉइंट आ गया। देखो, अच्छा क्वालिटी, कॉम्पिटिटिव प्राइस में, ठीक है। आकांक्षा याद हो रहा है? सर आपको याद हो रहा है पूरा अच्छे से? ठीक है। नेक्स्ट, थ्रू एमएनसीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखो सुनो ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। थ्रू एमएनसीज एफडीआई, दिख रहा है आपको? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज बीन व्हाट? इंक्रीज इन इंडिया। अब डायरेक्टली अगर ये पॉइंट बताता मैं आप लोगों को, तब वो समझ में नहीं आता, बट नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ एफडीआई प्रॉपर्ली। इनफैक्ट आप बता सकते हो कि भाई एफडीआई क्या होता है और एफआईआई क्या होता है। एफआईआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? एफडीआई अगर इंडिया में आया, कंपनी सेटअप हुआ, उसके वजह से फायदा क्या होगा? जॉब्स क्रिएट होगा, जॉब्स क्रिएट होगा, ग्रोथ भी होगा, सही बोला, ग्रोथ भी होगा, जॉब्स क्रिएट होगा, लोकल कंपनीज को भी फायदा होगा ना। बिकॉज देखो, अगर सोचो
डोमिनोज यहाँ सेट कर अपना फ्रेंचाइजी, लोकल सामान कहाँ से खरीदेगा, लोकल का फार्मर से, फार्मर्स को बेनिफिट होगा या नहीं होगा। एक बार बल्क परचेज करता है वो लोग तो अल्टीमेटली दो फायदा होगा बाहर के इन्वेस्टमेंट एफडीआई आने की वजह से। क्या क्या? नंबर 1 जॉब क्रिएट होगा नया नया। नंबर 2 क्या होगा? लोकल कंपनीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करने से फायदा। नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? इट इज हेल्प इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज व्हाट? मल्टीनेशनल। ठीक है, क्यों? ताकि कंपटीशन बढ़ गया है, उसकी वजह से अब हमको क्या लगेगा कि भैया हम भी अपना टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करता ताकि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। बराबर समझ में आया आपको? क्लियर है? न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन मेथड्स को इंप्रूव किया ताकि आपके प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स क्या हो सके? बढ़ सके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी इंसान आगे जाके आप लोग बिजनेस में इन्वॉल्व होने वाला है, दिस इज वन गोल्डन रूल दैट यू हैव टू अडॉप्ट। ये आपको एग्जाम के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, ऐसे भी आगे जाके कुछ भी लाइन में आप हो, आप प्रोफेशनल बनने वाले हो, आप एक कुछ भी बनने वाले हो, आप बिजनेस में हो, आप सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, ये अगर आपने समझ लिया तो बहुत काम में आएगा। जितना जल्दी आप लोग टेक्नोलॉजी एम्ब्रेस करोगे, उतना टेक्नोलॉजी का बात नहीं, जितना जल्दी आप लोग चेंज एम्ब्रेस करोगे उतना ही भला होगा। कोरोना हैज टॉट अस दिस। 2 साल ही सिखा दिया आपको कि भैया जिसने एडमेंट रहे उनको हालत खराब हो गया, उनका जो एडमेंट नहीं थे, बढ़ रहे थे, दे हैव मेड फॉर्च्यून्स लाइक यू कैन नॉट इवन इमेजिन। समझ में? तो ये नीड ऑफ द आवर है, ये आप लोगों को समझना जरूरी है, बिकॉज आप लोग यंग लोग हैं, ठीक है, जो लोग अभी आगे जाके कई सारे चीजें करने वाले हो, तो आप लोग जरूरी है चीज। वी कांट बी इनफ्लेक्सिबल नाउ, पॉसिबल ही नहीं है सर। ठीक है, समझ में आया? ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन व्हाट? न्यू टेक्नोलॉजी और अलग अलग प्रोडक्शन मेथड्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट हैपेंस? द प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स बढ़ गया। अब मुझे लगेगा कि 2 गाड़ी है, हुंडई का भी गाड़ी है, टाटा का भी गाड़ी है, दोनों गाड़ी बहुत अच्छा क्वालिटी में है, तो मेरा मन कहाँ ऑटोमेटिकली जाएगा बताओ के लिए? ठीक है, टाटा की तरफ जाएगा ना हल्का हल्का। हाँ प्राइस में बहुत डिफरेंस है, ये है वो है, तब तो बात अलग हो गया। अदरवाइज दोनों का सेम है और हमको लगता है यार क्या करें अपन, लोकल कंपनी ले लेते। समझ में आया? तो वो थोड़ा सा फेवरिज्म तो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपका क्वालिटी क्या हो, अच्छा हो। और इसकी वजह से कौन से कंपनी सबसे ज्यादा बड़ी? आईटी कंपनी, तो उनके लिए नया अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुआ। ठीक है, एंड लास्ट, कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंपनीज हेल्प्स अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स। आपको पता होगा जैसे या तो जॉइंटली काम करना या फिर उन्होंने लोकल प्रोड्यूसर्स को बताया। अब लोकल प्रोड्यूसर समझ में आया कि भाई इंटरनेशनल क्वालिटी क्या होता है, उसकी वजह से क्या हुआ? डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ। तो 5 पॉइंट है, क्या क्या है? नंबर 1 जो इसने बोला, क्रिएटर चॉइस है तुम्हारे पास, क्या? क्वालिटी ऑफ गुड्स का एट अ व्हाट? कॉम्पिटिटिव प्राइस। लो मत बोलो, कॉम्पिटिटिव प्राइस। ठीक है, नंबर 2 क्या है? एमएनसीज का एफडीआई इंडिया में आना, उसकी वजह से फायदा क्या हुआ? न्यू जॉब्स क्रिएट हुआ। नंबर 2 रॉ मटेरियल जो है वो लोग सप्लाई करने की वजह से लोकल मार्केट्स क्या हो गया? प्रॉस्पेरस हो गया। ठीक है, तो क्लास तो करा देता, 5 में बैठो तो तुम। ठीक है, इसको खत्म कर। फिर इसके बाद क्या हुआ? इंडियन कंपनीज, देखो बाहर का पैसा आया, इंडिया को फायदा हुआ। इंडियन कंपनीज क्या हो गया? बाहर जाने लग गया, दे हैव बिकम व्हाट? मल्टीनेशनल्स। ठीक है, समझ में? इंडिया हैज बिकम व्हाट? मल्टीनेशनल कंपनीज। नंबर 4 नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ, मेनली किसके लिए? बहुत सारे कंपनीज के लिए, बट स्पेशली किसके लिए? आईटी इंडस्ट्री। और छोटे छोटे जो कंपनीज थे उसको हेल्प किया, क्या? प्रोडक्शन बेचने के लिए डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प किया एमएनसी ने, ग्लोबलाइजेशन। चलेगा? 5 पॉइंट दिमाग में सेट हुआ प्रॉपर्ली। क्वालिटी ऑफ गुड्स, एफडीआई के वजह से, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। नंबर 3 टॉप कंपनीज को एमएनसीज बनने बोला, इंडियन कंपनीज को। नंबर 4 और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुआ, स्पेशली किसके लिए? आईटी के लिए। नंबर 5 डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स को फॉरेन कंपनीज की वजह से काफी फायदा। नेगेटिव इंपैक्ट भी है क्या? नेगेटिव इंपैक्ट क्या क्या है आपका? स्मॉल सेक्टर वाला लोगों को प्रॉब्लम हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट, आपको पता होगा, पॉवर्टी बहुत हट गया या बढ़ गया? हम हट गया बोला, बढ़ गया, काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बढ़ गया था। ठीक है, और आपको पता है ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्ट। इनफैक्ट डब्ल्यूटीओ भी फॉर्म हुआ है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूटीओ। वो बनाया हुआ क्यों है? एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो कि पूरे वर्ल्ड में प्रॉपर ट्रेड हो रहा है नहीं हो रहा, फेयर ट्रेड हो रहा है नहीं हो रहा है, वो हो रहा है नहीं हो रहा, उसको चेक करने के लिए। बट कहीं ना कहीं वो भी कहाँ से इन्फ्लुएंस है? थोड़ा सा वेस्ट से है। ठीक है, बराबर समझ में आया आपको? दैट्स समथिंग व्हिच हैपेंस। ठीक है, तो इसका तो नेगेटिव इंपैक्ट होता है कि छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स है, छोटे छोटे डेवलपर्स, वो क्या हो जाते हैं? काफी बार कुचल जाते हैं ग्लोबलाइजेशन के चक्कर। समझ में आया आपको? और लास्ट पॉइंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हैज हेल्प्ड ओनली द व्हाट? डेवलप्ड कंट्रीज, एंड देयर इज a huge drain of wealth from the developing countries। मेनली क्या था? रॉ मटेरियल इंडिया से लेता था, बनाता कहाँ पे था? बाहर में, और वापस से किसको बेचता था? इंडिया को। तो 100 रुपए से बेचकर अपन वापस से 500 रुपए में उसको खरीद रहा है, तो फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो फायदा किसको हो रहा था? डेवलप्ड कंट्रीज को, इन कंपैरिजन टू इंडिया। इसकी वजह से क्या होता है? ह्यूज ड्रेन ऑफ। ठीक है,
अच्छा ये वाला पार्ट को हम एक बार हमें इस वाला पार्ट को जो है WTO वाला पार्ट के लिए इसके पहले हम आपको 5 मिनट का ब्रेक देगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आप लोगों का, देखो एक बार के लिए मेन गाइडिंग फैक्टर ऑफ एमएनसीज, बस इसको मैंने प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर कर दिया था। देखो याद है कहाँ कहाँ एमएनसीज इन्वेस्ट करेगा, कहाँ कहाँ करेगा, या प्रोडक्शन क्या हो रहा हो, चीप हो, कम, गवर्नमेंट अच्छा पॉलिसीज है, पार्टनरशिप पॉलिसीज फॉलो हो रहा है। इसमें से जो भी आपको 3-4 पॉइंट याद होता है या तो वहां से याद कर लो पहले वाला जो पॉइंट है उससे, या फिर अब यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉइंट, जो भी आपको एनी 4-5 पॉइंट्स आप याद कर लेना इसमें से चलेगा। 4 तो याद ही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, चीप लेबर, ठीक है, प्रोडक्शन वाला चीज, गवर्नमेंट, ये तो मैंने बोल दिया आपको, और क्या था, कॉस्ट वाला पॉइंट था एक, ठीक है चलेगा, क्लियर है। फिर एमएनसीज की वजह से क्या वर्कर्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आया था, आया था ना, पुअर वर्कर्स, क्या क्या था, जॉब्स उनका क्या था, सिक्योर नहीं था, काफी सारे जॉब्स को क्या हुआ, अपना जॉब्स जो है चला क्या, क्योंकि कंपनीज बंद हो गए, छोटे फर्म्स बंद हो गए। प्रॉब्लम क्या था, वर्कर्स लोग पहले छोटे छोटे फर्म्स पे काम कर रहा था, अच्छा था, खुश था वो लोग, अब बड़े कंपनीज आ गए, छोटे फर्म्स क्या हो गए, बंद, उनके जॉब्स क्या हो गए, चले गए, उनकी जो जॉब सिक्योरिटी थी वो चली गई। अब उनको काम करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा भी काम करना पड़ रहा है, और लेबर वेज भी क्या है बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से काम कभी किया हुआ नहीं है। तो ये 4 पॉइंट है आपका इसमें, ठीक है। बाकी बाकी दिस इज ऑलरेडी बीन डन, ठीक है, या तो ना ये वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कुछ इंडियन कंपनीज के नाम है जो एमएनसीज बने हुए हैं, ये बस रीडिंग के लिए काफी है, एग्जाम में आने कम लगता है, देख लो आपको पता ही है, 2-3 नाम है, एशियन पेंट्स हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। सोशल वैल्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यू कैन जस्ट रीड ये वाला पार्ट को, ये टेक्निकली बुक में आपका दिया हुआ नहीं है, अलग से जो पार्ट होता है ना आपका उसमें दिया हुआ, ठीक है। तो ये जस्ट रीड वाला पार्ट रहेगा खाली, ठीक है। दैट मींस यू आर लेफ्ट विद ओनली वन इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज, इसको अपन को करना है, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक ले ले, मैं देख के आया था लोग, समझ में आया, एक बार हो सके ना तो नोट्स घुमा लो, चैप्टर को यहीं आज तक खत्म चला जाओ, बेटर रहेगा, ठीक है। स्पेशली कौन सा पार्ट पता है, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको कोशिश कर लो क्योंकि बाकी आपको याद, आई एम श्योर है, ठीक है। खत्म करने की कोशिश करो, थोड़ा सा जोर आएगा हमको पता है, पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और तुम थोड़ा खेल लो, आओ। WTO का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको पहले GATT बोलते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। नॉर्मली पहले एक एग्रीमेंट था ये कि भैया जैसे ट्रेड होता है पूरा वर्ल्ड में तो किस तरीके से होगा, बट ऑब्वियसली क्योंकि सिर्फ एक एग्रीमेंट है तो लोग फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, या कोई कंट्री फॉलो किया नहीं किया, तो ऐसे सच कोई पावर नहीं था उनके पास, तो उनको लगा कि कुछ एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहिए ताकि पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से ट्रेड हो रहा है, कोई गलती तो नहीं कर रहा है, कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दे, कोई अनफेयर हो रहा है तो वहां पे उनको फेयरनेस प्रोवाइड करे, इसलिए क्या प्रोवाइड किया, WTO, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। मेन काम क्या है WTO का, भाई पूरा लेवल पे, सब पूरा वर्ल्ड पे क्या करना है आपको, प्रॉपर तरीके से ट्रेड होना चाहिए, जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जिनको ट्रेड का अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है उनको मिले, ग्लोबलाइजेशन इन जनरल सबको बेनिफिट दे, किसी को एज सच ट्रेड में कोई हेल्प चाहिए, कुछ वो चाहिए, दिक्कत है तो वो प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, WTO, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा अच्छा बात लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। बट क्या WTO की खुद भी कमी है क्या, ऑब्वियसली कमी है। कमी क्या है कि किसको हेल्प कर, ज्यादातर वेस्ट के लोगों को थोड़ा सा इंक्लाइन तो रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या हुआ देखो, यूएस और इंडिया, यूएस ने अपने पॉलिसीज लगाया कि वो सब कुछ एक्सपोर्ट कर सकता है, बट वो ना राइस वगैरह खाने पीने का चीज जो है इंपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो इंपोर्ट नहीं करेगा, क्यों, ताकि वो लोग एटलीस्ट खाने पीने में सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, ठीक है। बट इंडिया को बोला आप सब कुछ एक्सपोर्ट करो और सब कुछ इंपोर्ट भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ कुछ रूल्स जो होते हैं, ठीक है, वो कभी कभी अनफेयर होते हैं कुछ कुछ कंट्रीज के लिए, बट ये सब तब भी WTO कभी कभी ये सब करता है, ठीक है। ये सब कुछ कुछ कमियां हैं जो WTO के तरफ से होता, ठीक है। मेजर फंक्शंस क्या देखो तो नंबर 1 टू फैसिलिटेट व्हाट, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। दोनों बायलैटरल मतलब दो कंट्री के बीच में, मल्टीलैटरल मतलब मल्टी कंट्रीज के बीच में, ठीक है, थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ्स एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो इंडिया ने जब सोचा था कि हम लोग टैरिफ हटाएंगे तो दे हैव कॉन्टैक्टेड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO, समझ में है। तो इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, चाहे वो बायलैटरल हो चाहे वो मल्टीलैटरल हो, रिमूवल ऑफ टैरिफ्स एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। नॉन टैरिफ समझ में आया ना, कोटास, ठीक है। नॉन टैरिफ का मतलब क्या होगा, कोटास। To establish a rule-based trading regime in which nation cannot place arbitrary restriction on trade, मतलब कि arbitrary मतलब artificial, मतलब इस तरीके से आप ट्रेड करो कि unnecessary restrictions मत रखो। जब आप ग्लोबलाइजेशन को अपना रहे हो तो प्रॉपर्ली अपनाओ। ये सबको कौन मैनेज करता है, WTO। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड को कौन मैनेज करता है, WTO, देखने के लिए कि ट्रेड एंड नॉन ट्रेड बैरियर्स ना हो। नंबर 2 मैंने क्या बोला आपको, अननेसेसरी आर्बिट्री
रेस्ट्रिक्शंस मत लगाओ ताकि सब लोग आराम से ट्रेड कर सके। एनकरेज करो प्रोडक्शन एंड ट्रेड सर्विसेज को, प्रॉपर जो वर्ल्ड के रिसोर्सेज हो प्रॉपर्ली यूज हो और एनवायरनमेंट इन जनरल भी प्रोटेक्ट। तो लास्ट के 3 पॉइंट जो है बहुत जनरल पॉइंट है, बहुत बेसिक पॉइंट, बहुत है ना वेग पॉइंट्स है, ठीक है। बट पहला 2 पॉइंट समझ में आया आपको। मेन उनका काम क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे हार्मनी होना, प्रॉपर्ली ट्रेड कराना, जो भी बैरियर्स है उसको रिमूव करना, कोई आर्टिफिशियल या आर्बिट्री ट्रेड बैरियर्स लगा के रखा तो उनको हटाना। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर है। इसके लिए आप सुना होगा सैंक्शंस वगैरह। 2 मिनट रुको ना, खत्म होने वाला चैप्टर में। ठीक है, समझ में आया आपको। आर्बिट्री रेस्ट्रिक्शंस जो है उसको क्या करना, हटा देना, ताकि एज अ होल सबका बेनिफिट हो सके। आपने सैंक्शंस सुना होगा, अगर कोई फॉलो नहीं करता सैंक्शंस वगैरह लगता है तो उसका कहीं ना कहीं हकदार कौन होता है, ठीक है, डब्ल्यूटीओ का काफी ज्यादा इसमें रोल होता। समझ में आया आपको। ड्रॉबैक्स क्या क्या होगा, ज्यादातर कहाँ ट्रेडिंग होता है, ज्यादातर डेवलप्ड नेशंस में, ठीक है। और नंबर 2 क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज आर बीइंग चीटेड एज दे आर फोर्स्ड टू ओपन देयर मार्केट फॉर डेवलप्ड countries and are not allowed to access markets of the developed countries। अभी यूएस इंडिया वाला एग्जांपल दिया ना आप लोगों को कि यूएस की तरफ से सब कुछ खोल दिया उन्होंने, बोला कि भैया आप एक्सपोर्ट करो, बट आप इंपोर्ट, मैं इंपोर्ट नहीं करूंगा। क्या क्या चीज, खाने पीने का चीज है। बट इंडिया को क्या बोला कि देखो आप अगर एक्सपोर्ट करोगे और इंपोर्ट करोगे सब कुछ आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे वो खाने पीने का चीज हो चाहे वो कुछ और हो। ठीक है, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा थोड़ा कम फेवर करता है, डेवलप कंट्रीज को ज्यादा फेवर करता है। और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को बोलते हैं कि आप चारों तरफ से अपना बैरियर्स को ओपन करो, बाकी डेवलप को क्या बोलेगा कि आप अपनी तरफ से चला। समझ में, अगर आपने डब्ल्यूटीओ का, अगर जैसे इंडिया इज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ तो यू हैव टू कंप्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस। नहीं, बट नॉट नेसेसरी, आप मना नहीं कर सकते। आप किसी तरीके से इस तरीके से कर दो, जैसे एग्जांपल चाइना, आपको पता है कि चाइना ने कितना कुछ किया, क्या किया, बट वी कैन नॉट से कि हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करते। दैट नहीं, टू एन एक्सटेंट कैन बी डन, ऐसे नहीं कि अनरीजनेबल बढ़ा दिया। वी हैव टू बी स्मार्टर। मतलब हमारे पास ऐसा रीजन होना चाहिए कि भैया चाइना के अगेंस्ट कोई ऐसा सामान आओ ताकि कॉस्ट भी कम हो, उसका टेक्नोलॉजी भी बेटर हो, तो हम लोग वहां से इंपोर्ट ज्यादा करवाएंगे, यहाँ से थोड़ा कम करा दिए। इस तरीके से आपको स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। बट यू कैन नॉट बी ओपनली सेइंग कि नहीं वी आर इन अ वॉर विद चाइना, अपन तो सामान नहीं मंगवाएगा। बीच में आ जाएगा सैंक्शंस लग जाएगा इंडिया के ऊपर, बिकॉज आप कहीं ना कहीं वर्ल्ड ट्रीटी को हैम्पर करा रहे हो। ये सब टॉपिक्स ना दिखने में बड़ा सिंपल होता है, डब्ल्यूटीओ क्या है 10th लेवल पे पढ़ा दिया, खत्म कर दिया, बट ये सब बहुत इंटरनेशनल काम होता है। आप बहुत अगर इन डेप्थ पढ़ोगे ना इकोनॉमिक्स को इन जनरल, सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मतलब पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, मैं आपको बोलूंगा सबसे बेस्ट चीज अगर आपको समझना है दैट इज जियो पॉलिटिक्स। ज्योग्राफिकली जो पॉलिटिक्स होता है ना उसके हिसाब से इंडिया कौन सा ट्रीटी में साइन किया हुआ है, इंडिया पाकिस्तान से डायरेक्टली वॉर क्यों नहीं कर पाता है, जब पता है कि कभी ऐसे बॉम्ब फूटा ये उठा, डायरेक्ट वॉर क्यों नहीं कर पाता है, क्या रेस्ट्रिक्शन था, क्या कोई ट्रीटी साइन किया हुआ इंडिया पाकिस्तान का, अभी जो बीच में मिसाइल चला गया था इंडिया का वहां से, तो उसके लिए क्यों इतना बड़ा हंगामा हुआ, ये मिसाइल्स कहाँ टेस्ट हो सकता है, ये सब जो पॉइंट्स है ना, ये पूरा इकोनॉमिक्स जियोमेट्रिक्स पॉलिटिक्स सबको मिला के जब होता है ना, ये अलग लेवल का मजा आता है। आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है, क्या होता है, कैसा कंट्री कहाँ पे डिपेंडेंट होता है। आज रशिया के ऊपर अगर सैंक्शंस लगता तो उन्होंने क्या किया, रूबल जो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, यूएस डॉलर को कैसे बीट करते, यूएस डॉलर कैसे गिर रहा है, यूएस दिखता रह गया कि क्या किया लोग। आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, जब अपना ये सब पढ़ते रहोगे आगे जाके, तो यू हैव सब्जेक्ट्स लाइक दिस, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और आप वर्ल्ड लेवल पे अगर कुछ जैसे एग्जांपल, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग इकोनॉमिक्स स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स एज योर बेस सब्जेक्ट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, तब आप लोग को ये सब मिलेगा आगे जाके। और अगर आप बहुत क्लास तरीके से सीखा है चीज तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप सोचो ना, आपके डिसीजन कोई ना कोई तो बंदा ही होगा वहां पे, वो बंदा ही डिसाइड कर रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ही हैज टू रेस्ट्रिक्ट सो मेनी थिंग्स। कभी कोई प्राइम मिनिस्टर ने, कोई फाइनेंस मिनिस्टर ने साइन कर दिया था ट्रीटी, उसको अभी भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। आर्टिकल 371 को निकलने में इतना टाइम क्यों लगा, क्या दिक्कत था, क्या प्ले अराउंड था। तो ये तो हो गया, ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ आना पड़ेगा, आपको शायद फाइनेंस की दुनिया में आपको सब कुछ पता है, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड चीजें होंगे तो शायद आपको अकॉम्पनी करेगा वो लोग, ठीक है, दैट इज अ स्मार्ट थिंग। और सोचो आपके एक बोलने की वजह से पूरा कंट्री का डिसीजन इंपैक्ट हो रहा है, इट हैज टू बी सो कैलकुलेटिव एंड सो स्मार्ट। समझ में आ रहा है। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू बी प्रॉपर ऑफिसर्स इन दिस, आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर जनरली रहता है इस समय, जो कि इस लेवल का काम जनरली करता है। उनके साथ में काफी सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं, ठीक है, वो आर रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट्स इन इकोनॉमिक्स आल्सो, ठीक है, तो वो सब आपका काम में आता है। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट मिलता है सब चीजों से, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया आप लोग को, समझ में आया आप लोग को, ठीक है, क्लियर है चैप्टर, समझ में आया आप लोग को। एक बार अपन एक काम करेगा, आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लो, अपन कोशिश करें एक बार उसको रिकॉल करवा देंगे, रिवाइज करा देंगे एक बार और अच्छे से, ठीक है, चलेगा, तो आप लोग क्या दिमाग में सेट हो जाएगा प्रॉपर्ली, ठीक है, डन, सॉर्टेड यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से, ओके।